इनका नाम है अमोल फ्रांसिस, जिन्होंने सिर्फ इसीलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्होंने मल्टीपल बैंक्स और क्रेडिट कार्ड से लोन लिए हुए थे। मल्टीपल लोन लेने के कारण वो नेगेटिव कंपाउंडिंग के लूप में फंस गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड तक करना पड़ा। और वहीं पर दूसरी तरफ एशिया के रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी आज तक की इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा लोन ले रहे हैं, यानी 41,000 करोड़ का लोन, और उनके लिए ये लोन पॉजिटिवली कंपाउंड करेगा। मगर सवाल तो ये है कि लोन तो दोनों ने लिया। जहां पर हम मिडिल क्लास लोग सुसाइड कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ ना तो वो खुद के लिए एंटीलिया बना रहे हैं, बल्कि साथ ही अपने दोस्तों को 1500 करोड़ के घर भी गिफ्ट कर रहे हैं। तो मतलब चल क्या रहा है, इसे समझने के लिए हम डेटा की मदद से एक आम आदमी की सिचुएशन और उसके डिजायर को समझेंगे। इमेजिन कीजिए कि आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, इमेजिन कर लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इतना तो अपने फ्यूचर में कमा ही लेंगे। अब फ्यूचर में आपके ऊपर नेगेटिव कंपाउंडिंग काम ना करे तो मुझे आपको ये फील करवाना पड़ेगा कि नेगेटिव कंपाउंडिंग हमें किस बुरे हाल तक पहुंचा सकती है। ओके, तो आपकी स्टोरी पर वापस आते हैं और मान के चलते हैं कि आपके ऊपर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसलिए आपके खर्चे थोड़े ज्यादा हैं, जिसका मतलब है कि आपकी सेविंग बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। और ये बहुत से इंडियंस के लिए एक्चुअल में सच भी है, क्योंकि एक रिपोर्ट तो ये बताती है कि 80% अर्बन इंडियंस को इस बात का डर है कि उनके पैसे रिटायरमेंट के बाद कहीं खत्म ना हो जाए। और ये डर बुढ़ापे के पास और ज्यादा इंक्रीज तभी होता है जब हमारे पास सेविंग्स कम हो। अब मिडिल क्लास होने के बावजूद अगर आपको 1 लाख की सैलरी मिल रही है तो आप सोचते हो कि यार मैं तो मिडिल क्लास की ऑफिशियल डेफिनेशन से अच्छा हो गया हूँ, इसलिए सबसे पहले तो मैं अपने सपनों का घर खरीदूंगा। और ये चीज आप ही नहीं बल्कि आपके मैक्सिमम दोस्त भी कर रहे हैं। और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि इंडियन एस्पिरेशन इंडेक्स के चार्ट के अकॉर्डिंग हम इंडियंस की टॉप एस्पिरेशन में खुद का घर खरीदने की एस्पिरेशन 3rd नंबर पर रैंक कर रही है। और इसीलिए शायद जो लोन्स इंडियन द्वारा लिए जाते हैं उनमें होम लोन्स का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, जिसे आप इस चार्ट में भी इजीली देख सकते हैं। अब होम लोन लेने की वजह से आपके होम लोन की ईएमआई भी स्टार्ट हो जाती है, यानी आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। इसलिए आपके इस घर को हम आपके लायबिलिटी कॉलम में डालेंगे और आपके बैंक के एसेट कॉलम में, क्योंकि आप जो हर महीने ईएमआई पे कर रहे हैं इससे उन्हें हर महीने पैसे आ रहे हैं। अब आपको 1 लाख की नौकरी छोटे शहर में तो मिलेगी नहीं, तो लेट्स से हम मानते हैं कि आपने मुंबई में फ्लैट लिया है और मुंबई जैसी जगह का डेटा देखें तो वहां पर हाउस लोन की ईएमआई इनकम का ऑलमोस्ट 55% होता है। अब आपकी सैलरी ही 1 लाख रुपए है तो फिर उसमें से 55,000 तो लोन की ईएमआई में चला जाएगा। उसके बाद आपके पास 45,000 रुपए बचेंगे, जिसमें से 35,000 हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाएगी, जिसके बाद हार्डली हमारे पास 10,000 रुपए ही बचेंगे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी का असर ये हुआ कि 1 लाख कमाने के बाद भी आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए बच रहे हैं। शायद इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी हमसे कहते हैं कि इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप। लेकिन अभी आपकी कहानी यहाँ खत्म कहाँ होती है। हम मुंबई जैसी सिटी पे रहते हैं तो मतलब हमें ट्रैवलिंग करने के लिए खुद की कार भी तो चाहिए। और उससे ज्यादा हैरान करने वाला फैक्ट तो ये है कि हाउस के बाद मिडिल क्लास का दूसरा सबसे बड़ा सपना होता है खुद की गाड़ी लेना। अब आपके पास ज्यादा सेविंग तो है नहीं, इसलिए आप भी वही करते हैं जो 5 में से हर 3 लोग करते हैं, यानी लोन में कार खरीदना। और ये कार लोन भी डेटा के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअल में 5 में से 3 लोग कार परचेज करने के लिए लोन का ही सहारा लेते हैं। अब आपने कार तो खरीद ली, लेकिन इसकी वजह से आपकी सैलरी में से कुछ नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आपने 10 लाख रुपए का कार लोन लिया, जिसे आपको 5 साल में पे करना है विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो आपको हर महीने इतने रुपए पे करने होंगे। अब सिचुएशन वर्स्ट होती जाएगी, क्योंकि आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, उसमें से 55,000 रुपए होम लोन, 35,000 रुपए एक्सपेंसेस और उसके बाद ये 21,000 रुपए कार की ईएमआई। यानी यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस आपकी सैलरी से ज्यादा हो गए हैं। और इवन एक आर्टिकल तो ये भी कह रहा है कि इंडिया में 80% एम्प्लॉयज की सैलरी मंथ एंड होने से पहले ही खत्म हो जाती है, और तो और 34% लोगों की सैलरी तो मंथ के मिडल में ही खत्म हो जाती है। अब हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि हमें हर महीने 10,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से तो हमें ये 10,000 रुपए का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईएमआई मिस करी तो पेनल्टी तो पड़ेगी ही। हर महीने 10,000 रुपए के शॉर्टफॉल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फिर पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं। इवन एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग
इंडिया में 67% लोग ऐसे ही हैं जो कि अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए पर्सनल लोन पर रिलाय करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हर वक्त लोन लेने को तैयार रहती है, और वो भी सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के रीजन से। और फिर लोन लेने के बाद उसमें से 50% हाउस होल्ड रीपे करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। फिर उस लोन को रीपे करने के लिए आप क्रेडिट की हेल्प लेते हो। क्रेडिट कार्ड आपको एक बेस्ट सोल्यूशन लगता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर ढेरों हिडन चार्जेस लगे होते हैं जो अल्टीमेटली आपकी इस प्रॉब्लम को और इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि अगर आप एक महीने का 10,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से पे कर भी देते हैं तो भी नेक्स्ट मंथ सेम ही प्रॉब्लम होगी, और सिमिलरली 5 महीने में ये 50,000 हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए एक साथ पे करना डिफिकल्ट है। इसलिए आप क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो और मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर देते हो, इस बात से अनजान होके कि आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कितना हाई इंटरेस्ट काउंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50,000 रुपए क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करते हो और सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पे करते हो, तो आपको करीबन 9 साल और 9 महीने का वक्त लग जाएगा पूरा अमाउंट रीपे करने के लिए, और आपको उस पर 1,08,643 रुपए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में लगेंगे। यानी 50,000 के ऊपर डबल अमाउंट तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। देखिए, ये स्टोरी तो फिक्शनल है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक आम आदमी के ऊपर होम लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड को मिला के अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक आम आदमी नेगेटिव कंपाउंडिंग के नीचे दबता जाता है। और इवन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन पॉपुलेशन पर 40 लाख करोड़ के पर्सनल लोन रीपे करने बाकी हैं। लोन का ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इससे आप इंडिया की एजुकेशन सेक्टर को 20 साल तक फंड कर सकते हो। इसके अलावा आप ये चार्ट देखिए, 2013 में इसी ड्यू लोन का अमाउंट 8.7 लाख करोड़ था, जो इंक्रीज होके 2023 में 40.13 लाख करोड़ हो गया, यानी करीबन 360% का हाइक पिछले 10 सालों में। यानी हम इंडियंस तो जरूर इस फिलॉसफी को मान ही रहे हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके, तो अब हम अपनी सिचुएशन को मुकेश अंबानी की सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि उनके लिए कंपाउंडिंग पॉजिटिव वे में काम कर रही है। देखिए, जो अंबानीज हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने लिए पहले कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट्स बनाते हैं, यानी ऐसे बिजनेसेस जो हर साल उन्हें करोड़ों रुपए कमा के दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इनकी 2022-23 की एनुअल रिपोर्ट में जाते हैं तो पेज नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि मोटा मोटी इनके ओवरऑल 5 मेगा बिजनेसेस हैं और हर बिजनेस इन्हें करोड़ों रुपए कमा के दे रहा है। इनका सबसे पहला बिजनेस है रिटेल का बिजनेस, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मेसी जैसी बिजनेसेस इंक्लूडेड हैं। और 2022-23 की बात करें तो सिर्फ इसी साल इस बिजनेस ने इन्हें 17,794 करोड़ रुपीस के आसपास कमा के दिए थे। इनका सेकेंड मेगा बिजनेस है डिजिटल सर्विसेज, जिसमें जियो और हेल्थ केयर वगैरह इंक्लूडेड है। और सिर्फ अगेन 2022-23 की बात करें तो इस बिजनेस ने इन्हें करीबन 50,000 करोड़ रुपए कमा के दिए। वैसे ही इनका तीसरा बिजनेस है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जिससे इन्होंने 236 करोड़ रुपए कमाए। चौथा है ऑयल एंड केमिकल्स, जिसने इन्हें 62,075 करोड़ रुपए कमा के दिए। और पांचवा बिजनेस है ऑयल एंड गैस E&P, जिसने इन्हें 13,589 करोड़ रुपीस कमा के दिए। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी मुकेश अंबानी कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के पैसों को यूज नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले लोन लेते हैं, उसी लोन से वो बिजनेस खड़ा करते हैं, और बिजनेस जब वो कमाने लगता है तो उसके बाद उसी से वो लोन चुका देते हैं। यानी एग्जिस्टिंग एसेट को, इनके केस में बिजनेस को, कभी खतरे में मत डालो। अभी आप इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। अगर अभी हम बात करें तो जियो ने 40% मार्केट शेयर को कैप्चर किया है, और अगर यही स्टैटिस्टिक्स 2030 तक रहे तो 5 ट्रिलियन का 40% हो गया 2 ट्रिलियन। तो ये 2 ट्रिलियन तक का पोटेंशियल है इनका बिजनेस का, जो ये कमा सकते हैं। और अगर इन नंबर्स को हम इमेजिन करें तो रिसेंटली जो इन्होंने $5 बिलियन का लोन लिया है, उसके कंपैरेटिवली अगर इन्हें 10-15 बिलियन डॉलर्स देने भी पड़े तो क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ी मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं। आई नो हम ये मिडिल क्लास लोगों के लिए मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इतने बड़े नंबर्स हैं, हमारा दिमाग इन्हें इमेजिन भी नहीं कर पाता। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स, 1 मिलियन इज 10⁻⁶, यानी 1 के आगे 6 जीरो। 1 बिलियन इज 10⁻⁹ एंड 1 ट्रिलियन इज 10⁻12। अब वैसे मैं आपको ये फील देने के लिए बता रहा था कि जो मुकेश अंबानी कितनी बड़ी मार्केट कैप्चर करना चाह रहे हैं, बट फील नहीं भी आई तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब एक बार कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट्स बन जाते हैं, उसी के बाद मुकेश अंबानी एंटीलिया खरीदते हैं,
या फिर अपने बेटे अनंत अंबानी को 500 करोड़ रुपए का दुबई में घर ला के देते हैं, या फिर अपने दोस्त मनोज मोदी को 22 मंजिला बिल्डिंग जो कि 1500 करोड़ रुपए की है वो गिफ्ट करते हैं। वैसे तो जो मुकेश अंबानी है वो एक साथ पैसे नहीं खर्च करते, इन गिफ्ट्स को भी जब वो देते हैं तो उसे भी बहुत ऑप्टिमाइज करके देते हैं। बट ओवरऑल गेम हम समझ गए हैं कि उनके लिए कैसे पॉजिटिव कंपाउंडिंग काम कर रही है और हम लोग खुद को ही नेगेटिव कंपाउंडिंग में कैसे झोंक देते हैं। देखिए, वैसे जो नेगेटिव कंपाउंडिंग है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके कुछ सोल्यूशंस हैं। जैसे कि सोल्यूशन नंबर 1 कि हम भी सबसे पहले कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट्स बनाएं। अगर हम अपने लिए एक रूल बना देते हैं कि कोई भी लायबिलिटी लेने से पहले हम एक कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट बनाएंगे तो हम कभी नेगेटिव कंपाउंडिंग में नहीं फंस सकते। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो जैसे ही मैं मोहाली से यहाँ पर शिफ्ट हुआ बैंगलोर में, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर भी मुझे रेंट पे करना पड़ रहा था और वहाँ पर मोहाली में वहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वहाँ पर भी उस फ्लैट के लिए मुझे मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ रहे थे। अब जो वो मेरे लिए पहले लायबिलिटी थी वो एसेट बन गई और उससे जो पैसे आते हैं उससे बैंगलोर वाले घर का ऑलमोस्ट सारा रेंट चला जाता है। अगर मैं शुभम की बात करूं जिनके साथ मैंने रिसेंट पॉडकास्ट लिया था, तो वो जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर उन्हें 2 पार्किंग मिली है, लेकिन उनके पास 1 कार है। तो एक पार्किंग में वो अपनी कार खड़ी करते हैं और दूसरी पार्किंग को भी उन्होंने रेंट में दिया हुआ है, यानी उनके लिए वो पार्किंग भी एक एसेट बन गई। वैसे ही उनका बरेली में घर है, ऑब्वियसली उसे उन्होंने रेंट पे चढ़ाया है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने नोटिस किया कि जो उनके टेनेंट्स हैं उनका हर महीने 25,000 का बिल आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्या वो इनकम खुद को दे सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर सोलर पैनल्स लगाए और 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर दिए। और अब क्या होगा कि जो थ्रू आउट वो 25,000 रुपये का बिजली का बिल था वो उन्हें मिलता रहेगा और वो उनका एसेट बन जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें जो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हो सकता है अभी आपके पास वैसी सिचुएशन ना हो। लेकिन अब बढ़ते हैं सोल्यूशन नंबर 2 में, विच इज अंडरस्टैंडिंग टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% से भी ज़्यादा कंज्यूमर्स टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े बिना ही उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर बाद में वही होता है जो हम सब जानते हैं, हिडन चार्जेस का मायाजाल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है तो फिर बैंक हमसे उस पर 50,000 रुपए एज अ प्रोसेसिंग फीस लेगा। कई केसेस में क्या होता है कि अगर हम लोन की EMI पहले पे कर देते हैं तो उस केस में भी हमें एक फीस देनी पड़ती है, लेट्स से इस केस में 2,000 रुपए, और लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस तकरीबन 10,000 रुपए, लेट पेमेंट चार्जेस 250 रुपए एक्सेट्रा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम मिला के टोटल 77,250 रुपीज तक पे करने पड़ सकते हैं। और फिर जब हम बैंक वालों को बोलेंगे कि सर ये क्या है, तो वो बोलेंगे आपने साइन करने से पहले ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़े थे क्या। थर्ड इज चूज फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन। देखिए, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमें 2 टाइप के इंटरेस्ट ऑफर करती है, वन इज फिक्स्ड एंड द सेकेंड वन इज फ्लोटिंग। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट यानी कि आपने अगर 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल के लिए 30 लाख का लोन लिया है तो फिर आपको हर साल इंटरेस्ट के तौर पर 1,65,000 रुपए बैंक को पे करने पड़ेंगे। ये फिक्स्ड अमाउंट है इंटरेस्ट का, अगर आप रेगुलर EMI भरते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट है जो कि RBI के रेपो रेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे चेंज करता है इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट करने के लिए या फिर इंडियन इकोनॉमी को कंसिस्टेंट रेट पे ग्रो करने के लिए। देखिए, जिन्हें रेपो रेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो रेपो रेट यानी कि जब किसी बैंक के पास कैश की कमी होती है तो वो खुद RBI से कैश लेता है यानी लोन लेता है, और जिस इंटरेस्ट पर बैंक्स को RBI से लोन मिलता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। अब इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि रेपो रेट पिछले 1 साल में 6 बार बढ़ चुका है। चलिए फ्लोटिंग रेट के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने 50 लाख का लोन लिया, उसमें फ्लोटिंग रेट 8% है, यानी कि आपको तकरीबन 61,000 रुपए की EMI पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अब RBI का रेपो रेट में चेंजेस की वजह से ये रेट नेक्स्ट मंथ 1% से इंक्रीज होकर 9% हो जाता है, तो अब आपकी EMI 61,000 नहीं होगी, वो 63,000 हो जाएगी। इवन कि इस न्यूज आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया है कि रेपो रेट हाइक से लोन रेट पे इफेक्ट पड़ता है। अब अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में रेपो रेट कम होने वाला है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल है, और हर संडे हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। देखिए, इन कंक्लूजन इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश करी कि कैसे हम नेगेटिव कंपाउंडिंग के लूप में फंस जाते हैं, और साथ ही हमने इसके सॉल्यूशंस को भी जाना। इस पूरे वीडियो को अगर हम शॉर्ट में समझे तो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की मेंटालिटी है फर्स्ट सेव देन स्पेंड,
लेकिन जब से मार्केट में ये इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई की फैसिलिटी आई है, तब से हमारी न्यू जनरेशन की मेंटालिटी स्पेंड नाउ एंड पे लेटर वाली हो गई है। आई होप कि हमें से ज्यादातर लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो नेगेटिव कंपाउंडिंग के इफेक्ट से बच पाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझें, तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारा फैमिली वाला व्हाट्सएप ग्रुप होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।